बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आपको पता है नाज़रीन, सच में स्पेशल ट्रांसमिशन ये पासबान मिल्लत पूरा अशरा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से मनाया जा रहा है, जिसमें आपको पता है कि कायद-ए-आज़म की पूरी ज़िंदगी, उनकी एजुकेशन, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी पाकिस्तान के लिए जो स्ट्रगल थी, उन तमाम पे जो है वो डेली एक मौजू होता है जिस पे गुफ्तगू करते हैं। और यकीनन जब हम देखते हैं अपने आज के माशरे को, अपने नौजवान को, तो वाकई ही इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है कि अपने ऐसे लीडर जो हैं उनकी लाइफ का मुतालिया करना, उनकी स्ट्रगल देखना, उस पर नज़रसानी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हमने उनके फैमिली बैकग्राउंड पे बात की, जहाँ उनके तालीमी सफ़र पे बात की, आगाज़ से वकालत तक बात की, जहाँ उनकी पाकिस्तान के लिए जो जदोजहद थी, जहाँ उनका फ़लस्तीन के लिए जो उनकी काविशें थी, उस पर हमने बात की। आज जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कायद-ए-आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। यकीनन अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सभी जानते हैं कि कायद-ए-आज़म का जो विज़न था, जो उनकी सोच थी पाकिस्तान को लेके, जो उनकी स्ट्रगल थी वो हमारे सामने। उन्होंने अपनी सेहत तक की परवाह नहीं की और ये प्यारा मुल्क जिसमें आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, पाकिस्तान, उन्होंने हमें बना कर दिया, हासिल किया हमने कि हमें पाकिस्तान अमल में आया। लेकिन जब देखते हैं कि कायद-ए-आज़म के जो विज़न थे, जो सोच थी, वो जैसा पाकिस्तान देखते थे, जो नौजवानों के लिए उनका ख्वाब था, जो यहाँ के अदारों के लिए जो उन्होंने हिकमत अमली एक पेश की थी, क्या उस पे आज हम पूरा उतर रहे हैं? क्या उस पे हम तवज्जो दिए हुए हैं? क्या उस पे हम काम कर रहे हैं? या फिर पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद, जैसे आपको पता है कि उनका विसाल हो गया, तो मज़ीद जो है वो हमें कोई ऐसे हिकमत अमली नहीं दे सके। लेकिन जो उन्होंने चीज़ें रखी हमारे सामने, जो जिस तरह से उन्होंने जिद्दोजहद की, जो जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ, जिस काविश के साथ उन्होंने ये मुल्क हासिल किया, क्या उसी को उसी तरह से हम लेकर चल सके? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आज यही हम बात करेंगे कि दो कौमी नज़रिया की बिना पे ये बनने वाला पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म इसको कैसा देखना चाहते थे, उनके क्या सोच थे, क्या गोल्स थे, मज़ीद उस पे हम बात करेंगे। और ये यकीनन इंतहाई अहम टॉपिक है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक सवाल है कि क्या हम जानते हैं, क्या हम उस पे काम करते हैं, क्या हम उस पे काम कर रहे हैं कि कायद-ए-आज़म की जो सोच थी, जो उनका ख्वाब था कि पाकिस्तान इस तरह का एक, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बनने वाला पाकिस्तान, उसको हम उसी तरह से लेके चले जनाब। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यकीनन आज के दोनों मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप दीगर टीवी चैनल्स पर उन्हें देखते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में भी आप उन्हें देखते रहते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जब भी उनका टाइम हम मांगते हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं। थोड़ी देर बाद मेरे को होस्ट अज़हर लियाबदी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि महविश अकेली बैठी है, बस थोड़ी देर ही है कि वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। मेहमानों को जानी पड़ती है, उनका तारुफ करवाती हूँ जनाब। हमारे आज के पहले मेहमान जो कि हमारे पाकिस्तान की नामवर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं माशाल्लाह से, प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। उनके साथ नाज़रीन अगली हमारी मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, आप भी हमें बेशतर प्रोग्राम्स में ज्वाइन करती हैं, खिदमत भी आप देखते रहते हैं माशाल्लाह से, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। जी हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर नूर फातिमा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया थैंक डॉक्टर यू। साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आप ही से मैं आगाज़ करती हूँ दो कौमी नज़रिया की जब हम बात करते हैं तो एक दिलचस्प वाक़या मुझे याद आ रहा है कि एक मरतबा एक हिंदू तालिब इल्म ने जब कायद-ए-आज़म से सवाल किया कि आप पाकिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक गिलास पानी मंगवाया, उसमें से एक सिप लिया और उस हिंदू तालिब इल्म को कहा कि अब तुम पियो। उसने इनकार कर दिया और ये वही पानी का गिलास जो है मुसलमान तालिब इल्म को दिया तो उन्होंने पी लिया। वही कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये वो नज़रिया है जिसके बिना पे मैं पाकिस्तान जो है वो बनाना चाहता हूँ। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत बुनियादी नुक्ता उठाया इस पानी के गिलास के ज़रिए से। असल में लोगों के दरमियान में इत्तिफाक हो सकता है बेशुमार चीज़ों पर, लेकिन जब कोई इख्तलाफी बात इस तरह की बन जाए कि जो उनकी शख्सियतों को अलग अलग कर दे, दो हिस्सों में तकसीम कर दे, और वो शख्सियत हर एतबार से मुखालिफाना और बल्कि दुश्मनी वाली कैफियत में आ जाए, जिसमें नफ़रत पाई जाती हो, कराहियत पाई जाती हो, तो आदमी
कुछ मामलात तो मिल के चला सकता है, बिल्कुल, लेकिन मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वेरी ट्रू। हम सब जानते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी ज़िंदगी के वो जो सियासी स्ट्रगल थी उनकी, हाँ, एक ख़ासा अरसा उन्होंने कांग्रेस के साथ गुजारा था, बिल्कुल, और कदम कदम पर ऐसे बेशुमार वाक़यात रूनुमा हुए कि उन्हें हिंदुओं की उस नफ़रत का इजहार बिल्कुल वाज़े तौर पर मिल गया। और एक अरसा गुजारने के बाद, ऐसा नहीं था कि मैं सुनी सुनाई बात पर उन्होंने अलहदगी इख्तियार की, बल्कि एक अरसा गुजारने के बाद मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जब उन्हें यकीन हो गया कि ये हमसे एक ख़ास किस्म की नफ़रत रखते हैं, हाँ, और अगर इसको इसी बुनियाद पर आगे बढ़ाएंगे तो वो हमें बुनियाद ही नहीं मिलेगी कि जिसकी बिना पर मुसलमान अपनी शनाख्त कायम कर सकें। बिल्कुल, कहने को तो हम ये कहते हैं कि जमहूरियत दुनिया में एक तवील इंसानी तजुर्बों के बाद एक निस्बतन बेहतर निज़ाम हुकूमत के तौर पर मुतारिफ़ हुआ है, बिल्कुल, और इसकी असल ये है कि इसमें अफराद की राय पूछी जाती है, यकीनन, और जब अफराद की राय पूछी जाती है और मेजॉरिटी किसी एक चीज़ को इख्तियार करती है तो उसे बेहतर समझा जाता है, क्योंकि इंसानी दुनिया उमूमी तौर पर गलत बातों पर इत्तेफाक नहीं करती। ऐसे ये इंसान के मिजाज में है, एक फितरत चाहे उसके अंदर शर पाया जाता हो, फिर भी फितरत ने, अल्लाह ताला ने इंसान के मजमूई मिजाज में खैर रखा है। अलबत्ता शर की आंधियाँ आके उसे थोड़ा सा परेशान करती हैं और लोग समझते हैं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब कांग्रेस के साथ आज़ादी हिंद और जो इस्तेमारी क़ुव्वतें थी उनसे अलहदगी की तहरीक में शमूलियत इख्तियार की, तो उनके जहन में यही था कि ये लोग भी इस वक्त मुश्किल में हैं और हम भी मुश्किल में हैं, मिलकर अगर हम इस जदोजहद में शरीक होंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन कदम कदम पे उन्हें ये नज़र आना शुरू हो गया कि ये उनसे अलहदगी चाहते भी हैं, लेकिन हमें वो पस्त रखना चाहते हैं, हम पर अपनी हुक्मरानी कायम करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदा इस बात का इजहार किया, और मुस्लिम जो क़यादत थी उन्होंने कहा कि अगर तो जमहूरियत को उसी बुनियादी उसूल के मुताबिक आप वोटिंग का हिस्सा लेंगे और अफराद से राय पूछेंगे तो ये कन्फर्म है कि हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकेगा कि मुसलमानों को कभी भी इस जमहूरी निज़ाम के मुताबिक इसमें कोई गलबा मिल सकता है। इसी वजह से दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी गई और मुसलमानों को अपने अक्सरियती इलाक़ों में वोट देने का और अपनी पसंद के अफराद का इंतखाब करने का ये हक़ दिया गया, और इसी वजह से पाकिस्तान बना। मुझे अच्छी तरह याद है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक तवील सफ़र पे कहीं जा रहे थे और एक दूर दराज के हिंदुस्तान के गांव में वो उतरे। वहाँ के लोगों ने जब सुना कि कायद आज़म आ रहे हैं तो एक छोटे से होटल में, जो जिसे आप कह सकते हैं कि एक आम होटल था, वहाँ चाय पीने का एहतमाम किया गया। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो कायद आज़म ने वैसे ही एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारे जहन में पाकिस्तान का तस्वुर क्या है, क्योंकि जो बड़ों की राय होती है वो किसी न किसी तरीके से बच्चों के जहन में पेनिट्रेट होती है। बिल्कुल ऐसे। तो उस बच्चे ने कहा कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं वो मुसलमानों का इलाका होना चाहिए, वहाँ मुसलमानों का इख्तिदार होना चाहिए, जहाँ हिंदू अक्सरियत में है वहाँ उनकी हुकूमत होनी चाहिए। तो कायद आज़म ने कहा कि अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान का दो कौमी नज़रिया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चों तक भी ये बात पहुँच चुकी है। बिल्कुल, बच्चों तक भी ये बात मुंतकिल हो चुकी है। यकीनन डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, यकीनन बड़े तो बड़े बच्चे भी इस चीज़ को समझ चुके थे कि दो कौमी नज़रिया की बिना पर ही पाकिस्तान बनाया जा रहा है। कायद आज़म ने बड़े प्यारे अंदाज में चार अल्फाज की बिना पे जो है ना वो यानी कि इजहार किया था। जब एक मशहूर साफ़ी ने उनसे पूछा था, सवाल किया था कि आप क्यों पाकिस्तान का मुतालबा करें, तो उन्होंने कहा था मुस्लिम्स आर अ नेशन। क्या तबसरा करेंगी, क्या आप क्या सोचती हैं कि आज की नेशन को, आज की कौम को ये बताना कितना ज़रूरी है कि कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे? थैंक यू महविश। जैसे सच टीवी का हमेशा से है कि इस तरह के जो सिग्निफिकेंट इश्यूज़ हैं उस पर बात करते हैं। वेरी हैप्पी।
देखें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है ना, जी। उसका एक बैकग्राउंड था। आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा जाता था बिल्कुल। कायद आज़म को, और ना सिर्फ वो हम मुस्लिम्स कहते थे, हिंदू खुद कहते थे। तारीफ करने पे मजबूर होते हाँ हैं। जी इतनी उनकी कंट्रीब्यूशन थी, जहाँ वो चाहते थे कि ये दोनों साथ रहें। उन्होंने इतनी एफर्ट की और उसके बाद उनको ये टाइटल मिला। लेकिन उस स्ट्रेंज है कि डिस्पाइट हैविंग दैट टाइटल, वो ही केप्ट ऑन थिंकिंग कि नहीं, इनका रहन सहन, इनका जो आप आइडियोलॉजी, और ख़ास तौर पे देखें जो मेरा लेंस देखता है, ख़ास तौर पे जब उन्होंने ये देखा कि इकोनॉमिकली बहुत डिस्पैरिटी है, डोमिनेटिंग हिंदू होने की वजह से, उस नेशन की वजह से ये फ्यूचर में भी सप्रेस रहेंगे, और इकोनॉमिकली अगर सप्रेस रहेंगे तो नेचुरली दे कैन नेवर कम अप टू दैट एगलिटेरियन जिसे कहना चाहिए, या बराबरी के लेवल के ऊपर आना चाहिए। तो उसको सोचते हुए देन आपको पता है कि इसकी जो बेसिक सीड है वो तो मिड 19th सेंचुरी में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक दे दी थी ना, डाल दी थी कि जी ये दो डिफरेंट कौमी नज़रिया की बात डेफिनेटली इनकी बात आई। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बता दी थी, डिस्पाइट हैविंग ऑल दैट एफर्ट्स कि आप इंग्लिश सीखें, आप पढ़ें, आप साइंटिफिक सोसाइटीज़ बनाई, अखबार और इस तरह की चीज़ें की ताकि मुस्लिम्स जो हैं वो दे शुड कम अप, और जितनी डिप्रेशन में वो थे उस वक्त वो ऊपर आ जाएं। बिल्कुल। सो ये चीज़ वहाँ से चल रही थी। उसके बावजूद हिस्ट्री पे उनकी पूरी नज़र थी, उसके बावजूद उन्होंने कोशिश की कि नहीं, हिंदू मुस्लिम चलें, साथ चलें और किसी तरीके से ये एक कौम के। तो लेकिन उन्हें फाइनली एहसास हो गया कि नहीं, ये दो नहीं चल सकते। और उसके बाद उन्होंने जितनी एफर्ट्स की हैं ड्यूरिंग होल पाकिस्तान मूवमेंट, जो ख़ास तौर पे 40 से 47 के दरमियान है, उसको आप देखते हैं कि वो एक चीज़ के लिए खड़े हैं, और वो ये है कि मुस्लिम्स का पॉलिटिकल राइट्स, मुस्लिम की सोशल इकोनॉमिक राइट्स। और फिर उन्होंने 1943 में जाके एक कमेटी बनाई, इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी, और उसमें उन्होंने 20 इयर्स की आने की बात की, और नेचुरली ही न्यू कि अब सेपरेट होने लगा है। उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम उनकी पोजीशन उभर के जो सामने आई है, वो आई है एक ऐसा लीडर जो एक सेपरेट स्टेट चाहता है, और उस सेपरेट स्टेट की जो बेसिस है सब इस वो। बात को आगे बढ़ाते एक शॉर्ट ब्रेक ले रही है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि ना नाज़रीन, इंतहाई आज का टॉपिक पे अहम है कि कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे, और दो कौमी नज़रिया की बिना पे इस पर इन डिटेल मज़ीद हम बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच वे स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिलत। ये कि इंतहाई टॉपिक आज को जिस पर डिस्कशन करें कि कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे, और मेरे को होस्ट अज़हर इलियासी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया। रोज़ाना एक मौजू के साथ हम आते हैं और उस पर सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आज का मौजू दरअसल कल के मौजू ही का तसलसल है। बिल्कुल। कल हमने अर्ज़ किया था कि कायद आज़म का नज़रिया हुकूमत क्या था, और साथ उनके इकनॉमिक विजन की बात हुई थी। तो आज साथ दो कौमी नज़रिए के हवाले से गुफ्तगू की वक्फे से कबल डॉक्टर साहब फरमा रही थी। जी डॉक्टर साहब। मैं ये बात आपको बता रही थी कि इस डिस्पाइट के सर सैयद अहमद ख़ान ने एक जो सीट जिसे कहते हैं बो दिया कि जी ये दो डिफरेंट नेशंस हैं, उसके बावजूद आप देखें कि कायद आज़म ने 1906 से लेकर ऑनवर्ड कितनी एफर्ट की इस चीज़ के ऊपर कि आप जो हैं वो दो लोग जो हैं इकट्ठे सर्वाइव कर सकें। बट फाइनली ही रियलाइज 1909 से लेकर, लेकिन ये रियलाइज़ कि नहीं, ये इसलिए नहीं हो सकता कि डोमिनेटिंग जो इस वक्त ग्रुप है, ये डोमिनेटिंग जो रिलीजन है, उसकी वजह से मुस्लिम जो हैं वो बिल्कुल एट पार नहीं है, कोई एगलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स की नहीं हो रही है। और उनका ये विज़न था एक्चुअली कि उन्होंने देख लिया कि आने वाले कितने सालों के अंदर मुसलमान जो है वो टोटल सबजुगेट हो जाएंगे ड्यू टू दी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो उसके बाद जैसे मैंने कहा कि बीइंग डिक्लेयर्ड एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उसके बावजूद उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, ये दो डिफरेंट कौमें। और ये इतनी आसान बात नहीं है कि आप ये कहें कि खाने का तरीका अलग है या इबादत का तरीका अलग है। इट्स अ होल कंप्लीट डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल। जब वो यहाँ कन्विंस हुए तो उन्होंने फिर दो कौमी नज़रिए की बात की। जी डॉक्टर साहब, इसी गुफ्तगू को आगे जारी रखते हुए हम देखते हैं दो कौमी नज़रिए की जो
विजिबल फॉर्म हमारे सामने आई वो तो सर सैयद अहमद ख़ान, इसी लिए उन्हें इस नज़रिए का गोया खालिक भी समझा जाता है, जो उससे पहले ज़ाहिर एक थॉट प्रोसेस था जिससे हम आगे बढ़े। लेकिन हम देखते हैं जब कायदे आज़म इस नज़रिए पर पहुँचे तो जिस कन्विंसिंग अंदाज में कायदे आज़म ने दलाइल पेश किए दो कौमी नज़रिए के, उसने बिल्कुल मुहर लगा दी इस पर कि वाकई अब एक ऐसा काम जो पहले नहीं हो सका कि बर सगीर पाक हिंद हमेशा बज़ाहिर एक इकाई रहा है, अब वो होकर रहेगा। तो कायदे आज़म की जो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी दो कौमी नज़रिए के हवाले से, उसके बारे में आप आब्दी साहब, इसमें मुझे याद है, अच्छी तरह पढ़ा भी है और सुना भी। बर सगीर के एक बहुत बड़े आलिम थे, उनसे उनके किसी मुरीद ने या जो भी उनको मानने वाले थे, उन्होंने एक बार ये एतराज़ किया कि मौलाना आप शरीयत के और इस्लाम के एक नुमाइंदा हैं और अजीब बात ही कि आप एक दाढ़ी मुंडे के पीछे लगे हुए हैं। यानी डायरेक्ट सवाल कर दिया। सही। तो सालिम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि असल मसला ये है कि हमारी जो मुस्लिम उम्मत है इस इलाके में रहने वाली, वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है और हमें एक माहिर वकील की ज़रूरत थी। वाह वाह वाह। जो हमारा मुकदमा अच्छे तरीक़े से इखलास के साथ, अक़ल के साथ और दलाइल के साथ पेश कर सकता हो। तो हमें अपना मुकदमा पेश करने के लिए मोहम्मद अली जना से बेहतर कोई और फ़र्द नहीं मिला। बिल्कुल दुरुस्त बात। इसलिए ये उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़ने वाले वो मुखलिस वकील हैं जो अक्लमंद दानिशमंद भी हैं और दलाइल के ज़रिए से दूसरों को कायल कर लेते हैं। तो असल बात ही यही है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह, मैं जब भी उनके बारे में पढ़ता सुनता हूँ तो वो तारुफ़ आ जाता है कि जिसको बाज़ औक़ात बयान करते हुए लोगों पे पसीना छूट जाए, लेकिन हकीकत ऐसी ही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बुनियादी तारुफ़ ये था कि वो सादिक़ और अमीन है, सच्चे अमानतदार। अमानतदार का मतलब ये है कि जो काम उनके ज़िम्मे दिया गया है वो उस काम को पूरी दयानत के साथ करते हैं और सच्चे इस एतबार से हैं कि उनके अंदर कोई मुनाफ़िक़त नहीं पाई जाती। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की शख्सियत पर आप गौर करें तो दुश्मन भी इस बात के कायल हैं कि उनके अंदर ये दोनों सिफतें पाई जाती थी। सच्चे थे और अपने काम पर पूरी दयानत के साथ जो है वो काम करते थे और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। यही दो सिफतें हैं जो किसी लीडर के अंदर पैदा हो जाएं तो वो अपनी कौम को संभाल सकता है, आगे बढ़ा सकता है। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त। डॉक्टर साहिबा, और यही सवाल मैं फिर डॉक्टर साहब से भी करूँगा, आप दोनों शख्सियात से जवाब लेंगे इसका, कि जब हम कायदे आज़म के बारे में बात करते हैं तो फ़ौरन जो जहन में जाता है ना, जैसे आज का मौजू है कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे, तो सबसे पहले हुकूमत की जानिब जहन जाता है कि वो कैसी हुकूमत चाहते थे, कैसी हुकूमत का ढांचा चाहते थे। हालांकि अगर कायदे आज़म की तकारीर और जो लेटर्स उन्होंने लिखे उनका जायज़ा लिया जाए तो वो एक कौमी करैक्टर पैदा करना चाहते थे, यानी एक कौम ऐसी बनाना चाहते थे जो ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो, काम करती हो, सिंसियर हो। उस तरफ हमारा ध्यान कम चला जाता है। हमें अपनी जो करैक्टर कायदे आज़म की तकारीर में और उनके अल्फाज में करैक्टर का लफ्ज़ बार बार आया और वो ज़ाहिर है एक कौमी करैक्टर के साथ साथ इंडिविजुअल करैक्टर जब बनता है तो कौम बनती है। इस तरफ हमारा ध्यान बड़ा कम जाता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, शायद आपकी ना हो, लेकिन हम फ़ौरन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ढांचे और ख़जाना और पॉलिसीज़ और नज़रिए और उस पर चले जाते जो वो एक इंडिविजुअल को जैसा बनाना चाहते थे, तो उसी से पाकिस्तान बनना है ना। फरमाइए। देखिए हम ढांचे की तरफ क्यों जाते हैं, उसकी रीज़न है कि ये हमेशा से एक टॉप डाउन अप्रोच रहता है ना, कि ऊपर आपका किस तरह का अप्रोच है, किस तरह की मॉडल्स हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है, वो फिर नीचे आपका ट्रैवल करता है। अच्छा, उन्होंने जब भी सोसाइटी की बात की है, स्टेट की बात की है, इकोनॉमी की बात की है, तो पूरी होलिस्टिक पिक्चर के साथ बात, उन्होंने ये नहीं कहा जी आप इस सेक्टर को ऐसा बना दें और दूसरे सेक्टर को उन्होंने छोड़ दिया। अब जो इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात है ना, आप देखिए उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़ोर दिया है
انہوں نے اسٹوڈنٹس سے سب سے زیادہ بات کرنا پسند کی ہے، چاہے ڈھاکہ ہو، چاہے ہمارا اس وقت کا NWFP ہو، وہ ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کو، علی گڑھ میں یوتھ کو، کیونکہ ان کا بہت ٹرسٹ تھا کہ یوتھ از دا ون جس نے فیوچر کو دیکھنا ہے. ان کا ایک چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ اگر میں دیکھوں، وہ کہتے ہیں لیبر انٹینسو انڈسٹریز بنائیں، جانتے ہوئے آج ہم کیا بات کرتے ہیں، بڑی ماڈرن بات ہے جی 60% یوتھ ہے، ان کے لیے ہمیں، یہ بات انہوں نے اس وقت کر دی ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان کا اسٹرینتھ اس کی یوتھ ہے، آپ اس کا لیبر ہے، آپ وہ انڈسٹریز بنائیں جس میں آپ ان کی کھپت کر سکیں. ان کی کھپت صرف لیبر کا تو، ہینڈ ورکر کا تو نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ آپ کا نالج ورکر کے طور پر بھی کرتے ہیں. انہوں نے ایجوکیشن، پھر جو ان کی، اور دیکھیں ہم انہیں جب جانتے ہیں اپنی یوتھ میں، جیسے ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، ان کی ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی، وہ ایک انہوں نے اسٹیٹ بنائی، اس کے ہیم آف افیئرس پہ وہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان ہے اور یہ میرے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز. حالانکہ ایسا، یہ صرف پروجیکشن ہے. وہ پولیٹیکل کے ساتھ پاکستان کی اکنامک سروائیول کے لیے ہی واز ویری مچ کنسرن. کوئی شک نہیں. اچھا، اب وہ سروائیول جو ہے، ظاہر ہے پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ اکانومی آ جاتی ہے آپ کے ساتھ. تو دونوں چیزیں، پولیٹیکل اکانومی جسے کہتے ہیں، وہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ چلتی تھیں. انہوں نے 3 چیزوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیا تھا، اور اس میں ہیومن کا جو آپ کا کوسچن ہے وہ بالکل ایمبیڈڈ ہے. ایک انہوں نے یہ کہا کہ جی میں ویلفیئر سوسائٹی چاہتا ہوں. اچھا، اب ویلفیئر سوسائٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا، ہم بڑے آرام سے اس کی بات کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے بالکل ویسٹرن آئیڈیاز پہ ویلفیئر سوسائٹی کو نہیں ریکمینڈ کیا. انہوں نے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ یا اسلامک ویلیوز کو پڑھ کے انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ بینک کی تقریر ان کی بڑی واضح ہے. انہوں نے اس کو کر کے کہا، اس پہ ان کا تھا کہ آپ جو پور کی اپلفٹ ہے، ویل بینگ ہے، اس کا آپ تو وہ انڈیویجول آٹومیٹکلی ہے جہاں اسٹیٹ اس کی رسپانسبلٹی لیتی ہے. اداروں کا رول، میں بہت پڑھ کے جو ہوں اب سوچتی ہوں، جب اب زندگی میں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، انسٹیٹیوشنلزم جی ہم بات کرتے ہیں، بڑی کمال کی تھیری جو ہے وہ ہم انسٹیٹیوشنلزم، وہ تو اس وقت انہوں نے بات جی بات بالکل صحیح بات کہ آپ اپنے ادارے بنائیں، انسٹیٹیوشنز بنائیں، اور انسٹیٹیوشن میں ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوشنز انہوں نے ایجوکیشن کی بات کی ہے. تو اس طرح سے، اور پھر جو رول گورنمنٹ کا ہے، اسٹیٹ کا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ اسٹیٹ کا رول ہے کہ وہ پالیسیز دے، پیچھے ہٹ جائے، مارکیٹ کو آگے آنے دے. اور انہوں نے کوئی ایسی اکانومی کی بات نہیں کی جو کہ دنیا سے کٹ کے کوئی اکانومی کی بات، انہوں نے مارکیٹ اکانومی کی بات کی. تو اس میں ہر جگہ نیچرلی دیکھیں اینڈ ریزلٹ کسی بھی چیز کا بینیفیشری ایک انڈیویجول ہے جس کی بات انہوں نے کی. اور ظاہر ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ایک کریکٹر بلڈنگ کے طور پر انہوں نے جب یوتھ سے بات کی، انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کا ایک ایجوکیٹڈ مائنڈ ہونا چاہیے، آپ کے ایک سسٹم ہونا چاہیے، آپ کی ایک تربیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ انہوں نے وہ بہت زیادہ بڑھیا. ڈاکٹر صاحب یہی سوال ایک اور طریقے سے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے یوتھ کو، اور یوتھ ہی کسی ملک کا مستقبل ہوتی ہے، اس کی ہمیں کریکٹر بلڈنگ کرنی ہو تو اس کے لیے ہمیں میٹر چاہیے ہوتا ہے، مواد چاہیے ہوتا ہے، وہ سلیقہ اور قرینہ چاہیے ہوتا ہے جو ہم اسے بتائیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمارے پاس ہیں. ان کو جس طرح سے قائد اعظم نے ایلیبوریٹ کیا اور جس خوبصورت لینگویج اور کنونسنگ لینگویج سے انہوں نے عوام سے اور پھر خاص طور پہ یوتھ سے بات کی، تو جو ان کی تقاریر ہیں اور پھر خاص طور پر جو ان کی کورسپونڈنس ہیں، یہ ہماری نوجوان نسل کی تربیت کے لیے ایک بہت بڑا ٹول ہے ہمارے پاس. ان کی تقاریر بھی اب قائد اعظم پیپرز میں بھی کچھ اور ایفرٹ بھی ہو رہی ہے کہ ان کی ساری تقاریر ایک جگہ چھپ کر آ جائیں. اور شریف الدین پیرزادہ نے قائد کورسپونڈنس کے نام سے بڑی خوبصورت کتاب کمپائل کی. کیا کمال کی اس میں تو اکثر کہتا ہوں، کل بھی ذکر کیا کہ اگر لینگویج بھی سیکھنی ہے تو قائد اعظم کے اگر خطوط پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ پریسائز انداز میں کمپریہنسو بات کیسے کرنی ہے. آپ کے سوال اور ڈاکٹر صاحبہ کا جو اس سے پہلے گفتگو تھا، میں ان دونوں کو ملا کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب ضرور. نے بالکل بجا فرمایا اور سچ کہا کہ اصل میں ہم افراد کو یا ان کے مختلف میدانوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. یہ ایک
मिल कर एक ऐसा कुल बनता है, एक ऐसा जामे हमारे सामने तस्वुर आता है कि सब एक दूसरे को मिलकर सहारा दे रहे होते हैं और तरक्की की तरफ रास्ता तय कर रहे होते हैं। इस बात को समझने के लिए मुल्क को छोड़कर घर की तरफ अगर आएँ और घर से फिर मुल्क की तरफ जाएं, या मुल्क की जो रियासत है उसको और घर को कंपेयर करें, तो एक घर में हमें हर फर्द को इस बात का अंदाज़ा है, तजुर्बा है। घर में बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, जवान भी हैं, वो सारे मुख्तलिफ़ अफराद एक घर का कुंबा है। उसमें बड़े लोग क्या करते हैं? बड़े अपने तजुर्बे, अपने इल्म, अपनी फ़रासत, जो एक ख़ास उम्र गुज़रने के बाद इंसानी ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है, मामलात को सोचने का एक उनके अंदर एक ख़ास किस्म की खुसूसियत पैदा हो जाती है, वो अपने बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं। और बच्चों में, जवानों में एनर्जी होती है, एनर्जी उस काम को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत उसकी पेश आती है। तहरीक पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। क़यादत करने वाले, रहनुमाई करने वाले क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल रब नेश्तर और इस तरह के लोग थे। और इस बात को जिसे आप कहते हैं कि क़ुव्वत फराम करने वाले वो नौजवान थे। इसलिए इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। सही बात। और इसी वजह से जब हम हुकूमत की और सियासत की बात करते हैं तो हम हुकूमत और सियासत को भी बहुत ही मिनिमाइज़ कर देते हैं और उसको हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। हुकूमत का तस्वर आते ही हमारे जहन में वज़ीर आज़म, सदर या इस तरह के 2-4 बंदे आते हैं। सही बात। और रियासत में भी इसी तरह का। जबकि सियासत का जो लफ्ज़ मैंने पढ़ा वो बुनियादी तौर पर किसी भी मुल्क के तमाम सिस्टम्स को बनाना, उसको सलीके से चलाना और उसकी निगरानी करना, इसको सियासत कहा जाता है। और अगर मैं अपने स्टूडेंट से बाज़ औक़ात जो है ना वो दिलचस्पी पैदा करने के लिए ये लफ्ज़ जो सियासत है मैं उन्हें बताता हूँ कि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इत्तेफाक से उर्दू ज़बान में एक लफ्ज़ इससे मिलता जुलता है, वो है सास। और ये सियासत भी अरबी ज़बान के लफ्ज़ सास से बना है। दोनों को अगरचे बज़ाहिर कोई वो ताल्लुक़ नहीं बनता, लेकिन एक ताल्लुक़ बनता भी है। घर की जो बड़ी खातून है किसी न किसी तरीक़े से वो घर के निज़ाम को देख रही होती है, लेकिन वो कामयाब सास होगी जो अपने तजुर्बे और नए व आने वाले अफराद, उनका इल्म जो उन्होंने अब सीखा है और उनके दरमियान में एक ख़ास किस्म का जो ताउन होता है, मोहब्बत होती है, एहतराम होता है, वो उसको मिला के चलाए तो वो घराना कामयाब रहता है। अगर वो इसमें इख्तिलाफ पैदा करना शुरू कर दे और मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी हूँ, मेरे पास ज़्यादा तजुर्बा है, तो वो घर बेचारा परेशान हो जाता है। यही मुल्क की सूरत हाल है। जब हम मुल्क और सियासत को इकट्ठा करते हैं तो उसमें इदारों का बनाया जाना ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी भी मुल्क में जो बुनियादी इदारे हैं उसमें तालीम नंबर 1 है या बाज़-औक़ात मईशत नंबर 1 आ जाता है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, ताउन पेश कर रहे होते हैं। आक़ा रहमत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अगर मैं देखूं तो उसमें मईशत पहले आती है और तालीम उसका हिस्सा बन जाती है। फिर तालीम और मईशत दोनों मिल के साथ साथ चलती हैं, फिर उसमें कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता। इसी वजह से अल्लामा इक़बाल की ख़ुतबात में भी ये बात मिलती है और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी तालीम को और मईशत को साथ साथ चलाया। तालीम और मईशत और इससे मिलते जुलते दीगर इदारे, उन सब इदारों को एक बेहतर डगर पे चलाने के लिए, रास्ते पे चलाने के लिए और उनकी निगरानी करने के लिए अदलिया का होना इंतहाई ज़रूरी है। जब ये तालीम और मईशत और अदलिया, ये 3 इदारे अगर किसी मुल्क में काम नहीं कर रहे तो आप सारा दिन उस पर गुफ्तगू करते रहें, उस मुल्क की बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है। और तालीम और अदलिया और मईशत कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, इसके चंद बुनियादी उसूल दुनिया भर में माने हुए हैं। अगर तालीम का फ़ायदा बड़े अफराद से लेकर छोटे अफराद तक, बड़े तबक़ात से लेकर छोटे तबक़ात तक यकसा पहुँच रही है, इसका मतलब है कि तालीमी निज़ाम कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। अदलिया सब के लिए बराबर और आदिलाना अंदाज में फ़ैसला कर रही है, तो इसका मतलब है कि अदल का निज़ाम बेहतर है। मईशत में हर साहिब इस्तिताअत को
اور جس کے پاس طاقت ہے، سہولت ہے، صلاحیت ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے تو ادارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو گائیڈ کرتے ہیں، اس کے لیے سہولتیں فراہم کرتے ہیں. تو اگر یہ کام سارے افراد کر سکتے ہوں تو معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اداروں کے نام تو موجود ہیں لیکن ادارے کام نہیں کر رہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ، ایک ادارہ جاتی مضبوطی اور اسٹرینگتھ کی بات تو بھی ڈاکٹر صاحب نے کی اور بہت ہی اچھے طریقے سے کی کہ گھر کیسے چل سکتا ہے، مملکت کیسے چل سکتی ہے، معاشرہ کیسے چل سکتا ہے. ایک سوال جو ہمارے آج کا بنیادی سوال ہے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے. اس کی ایک چیز تو ایک پہلو تو وہی ہے جو ہم اکثر کرتے ہیں کہ قائد اعظم کی تقاریر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سی تقریر کہاں کی، کون سی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی میں کی، کون سی اساتذہ سے کی، کون سی طلباء سے کی. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ بھی ہے دیکھنے کا کہ خود ان کی زندگی ہم دیکھ لیں. انہوں نے جیسے زندگی بسر کی، جن ویلیوز پہ ان کا سوچ کا جو سٹرکچر تھا وہ قائم تھا، اور جو انہوں نے پھر ایگزیبٹ بھی کیا، انہوں نے جیسے زندگی گزاری، اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے، ایک انڈیویجول کو کیسا چاہتے تھے. تو وہ تو ہمیں ایک باصول، سچا، انتھک، اصولوں پر کمپرومائز نہ کرنے والا، دوسروں کے لیے قربانی دینے والا ایک ایسا انسان نظر آتا ہے. اگر ہم انڈیویجولی سب ایسے ہو جائیں تو وہی ویژن پھر پورا معاشرہ اختیار کر لے. دیکھیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیے ان کی ایجوکیشن کا. اچھا، وہ بڑے یوتھ میں چلے گئے ایک ویسٹرن سوسائٹی کے اندر، اوپن سوسائٹی کے اندر، اور ویسٹ میں، اور انہوں نے اپنی ایجوکیشن لی. انہوں نے وہاں کا ویلفیئر سسٹم بھی دیکھا، وہاں کی ایجوکیشن دیکھی، وہاں اکنامک سسٹم دیکھا، وہاں کا پولیٹیکل سسٹم دیکھا. اچھا، اب جب وہ واپس آ کے سسٹم دے رہے تھے تو میں سوچتی تھی کہ انہوں نے بہت کام کیا، بیکاز اٹس ویری ایزی فار یو ٹو گیٹ انفلوئنسڈ. جب آپ اپنے ینگ ایج میں جاتے، آپ چاہتے تو آ کے یہ کہہ دیتے جی جیسے وہاں پہ ویلفیئر سسٹم کام کر رہا ہے، یہ جو اکنامک سسٹم کر رہا ہے، میں تو پاکستان کے لیے وہ چاہ رہا ہوں. انہوں نے ایسا نہیں کہا. اس پہ آپ دیکھیں کہ ان کی نظر ان کی ہسٹری پہ بھی تھی کہ جو ان کا سسٹم آج ہے وہ ان کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بیس کرتا ہے. ان کی وہ ہسٹری جو انہوں نے دیکھی، ان کی وہ انڈسٹریلائزیشن جو دیکھی، ان کا جو پروسیس آف ہول چینج جو انہوں نے دیکھا وہ ہم نے نہیں دیکھا. اچھا، کیپنگ دیٹ ان ویو انہوں نے یہ بھی دیکھا، جو سب سے زیادہ نظر ان کی تھی نا، وہ یہ تھی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو. ان کی ایگلیٹیرین ڈسٹریبیوشن بالکل ڈفرینٹ ہے، اور ہمارے جو اسلام آپ سے کہتا ہے وہ ہے تو وہ بھی ویلفیئر بیس، وہ آپ کو ڈفرینٹ. اسلام ایک تو کانسنٹریشن آف ہیلتھ نہیں کہتا، یہ بات انہوں نے کی کہ آپ ویلفیئر کی بات جو کرتے ہیں نا اس کے اوپر انہوں نے کی. پھر انہوں نے واپس آ کے یہ دیکھا کہ نہیں، یہ جو سب چیزیں ہیں یہ نہیں چل سکتی. اب انہوں نے اس بیک گراؤنڈ کو استعمال کیا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جس کو انہوں نے مائنس کر دیا ہوگا، کاٹ دیا ہوگا، سلیش کر دیا ہوگا، کہ یہ وہ ویلیوز ہیں جو ہماری ایک مسلم سوسائٹی کی ویلیوز میں نہیں ایبزارب ہو سکتی. اس کو جو آپ ریفر کر رہے ہیں کہ ایک انسان کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ انہوں نے جو ایڈیشن کی ہے. دیکھیں ہارڈ ورک کی بات جو ہے نا، کام ہم جسٹ ایسے پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. وی نیور تھاٹ آن اٹ. اٹس اے ہیوج فلاسفی کہ ڈو ناٹ ویسٹ یور ٹائم. کہ کہاں دیکھیں نا، ہم ایک 24 آورز ہیں دنیا کے سب سے بڑے، آپ ایرسٹوٹل کو اٹھا کے دیں، پلیٹو کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مارکس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ابھی ریسنٹ کے میں تو کہتی ہوں کہ اکانومی کے اوپر جوزف اسٹیگلس ہیں، ان کو آپ اٹھا کے دیکھ، ان کے پاس بھی وہی 12 آورس ہے. ایک بندہ 12 آورز میں آپ کو، وہ لائر بھی ہے، وہ اپنا ارن بھی کرتا ہے، وہ کہیں سے کوئی فنڈنگ نہیں لیتا، کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں لیتا، اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرتا ہے، پالیٹکس کو بھی ٹائم دیتا ہے، لوگوں سے بھی بات کرتا ہے، اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو ایک ملک بنا کے دے دیتا ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ ایک کریکٹر بلڈنگ اور ایک ان کی اپنی پرسنالٹی، انفارچونیٹلی آئی ڈو ایگری ود یو، ہمارے ہاں قائد اعظم کو انفارچونیٹلی یہاں اب اس طرح کی سچویشن شروع ہو گئی ہے، وہی تربیت کی بات ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں کنفلکچل کر لی، ہیروز کے بارے میں بھی کنفلکچل کر لی. ہم نے کبھی نہیں یہ دیکھا کہ آپ یہ تو دیکھیں کہ ایک ہیرو آپ کے، اس کی اپنی زندگی، اس کا اپنا لائف، اس کا سٹائل، اس کا ورکنگ سٹائل، اس کا امیکیبل ہونا، اس کا آرٹیکولیٹ ہونا ان فرنٹ آف دا پیپل، ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو ایکسپریس. وہ ان کے
पर से दुश्मन भी मानते थे और वो कहते थे कि हमारे से ये सारे लीडर्स चले जाएं बट एक कायदे आज़म हमें मिल जाए तो हम पाकिस्तान ना बनने दें। तो ये सारी इनकी पर्सनालिटीज़ का हिस्सा थी, अपार्ट फ्रॉम हिज आइडियोलॉजीज़ कि वो क्या है इकनॉमिक की या पॉलिटिक्स की क्या है, उनको अपनी पर्सनैलिटी। अब हमारे पास कितने लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटीज़ को आप देख के उसको फॉलो कर सकती है। और ये जो यूथ है हमारे टाइम में तो फिर भी कायदे आज़म डे के ऊपर या जिस तरह और बाकी डेज़ के ऊपर या हीरोज़ को पढ़ा जाता था, आज तो हम उनको उनकी वो कंट्रीब्यूशन को कभी समझना भी नहीं चाहते। तो वो जो होता है ना एक आर्टिकुलेट करना, आज का नौजवान आपके पास हाईएस्ट डिग्री के साथ आएगा लेकिन वो आप उससे कहें कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ब्लैक, ठीक है, सेम अंदाज लिखने का। तो उनकी तो होल पर्सनैलिटी देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग देयर कुड बी मैनी शॉर्ट कमिंग्स बट देयर इज मोर स्ट्रेंथ, उसको तो देखें। तो वो चीज़ जो है वो मैं समझती हूँ मिसिंग है। जी डॉक्टर साहब, यही एक बात के वैसे तो कहा जाता है कि जो इंसान को कामयाबी के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए उनमें एक नॉलेज और स्टडी और रीडिंग है, जिसमें रीडिंग स्किल्स या रीडिंग हैबिट्स नहीं है वो इंडिविजुअल भी कामयाब नहीं हो सकता और वो कौम भी कामयाब नहीं हो सकती। आज भी देख लें जहाँ रीडिंग हैबिट्स डेवलप हैं वही कौमें आगे हैं। उनमें भी कहा जाता है कि कामयाबी के लिए अगर जब तक अच्छी बायोग्राफीज़ ना पढ़ी जाएं, अच्छी सवानें ना पढ़ी जाएं, इंसान को ज़िंदगी के वो तजर्बात हासिल नहीं होते। कायदे आज़म के हवाले से हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम पूरा करेंगे जिसमें कायदे आज़म पर किताबों के हवाले से एक बात होगी कि कौन कौन सी किताबें छपी, वो भी ज़रूर हमारे नाज़रीन देखें। तो कायदे आज़म की जो लाइफ को पढ़ना, उनकी बायोग्राफी को पढ़ना, ये कितना हमें करैक्टर बिल्डिंग में भी और जो ज़िंदगी गुजारने की जो स्किल्स होती हैं उसमें कितना मुआविन होगा। मैं आप जैसा अगर आपकी इजाज़त हो और जान की अमान पाते हो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो शख्सियत है और आपके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं और जो लिखी जाती रहेंगी उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हमें मुयस्सर आएंगी जो यकीनन अफराद और फिर उसके बाद जाके कौम को बेहतर बनाने के लिए मुफीद बातें होंगी। लेकिन किसी भी शख्सियत के बारे में, आप इस मुल्क में रहते हैं, मुल्क में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के नज़रियात हैं, उनके ख़यालात भी अलग हो सकते हैं, बेशुमार इत्तिफ़ाक़ और इख्तिलाफ़ की राहें भी आपको मिल सकती हैं। तो इसके एतबार से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यकीनन एक काबिल क़द्र और उनकी बहुत सारी बातों को इख्तियार करना हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही के हवाले से उन्होंने जो हमें एक रास्ता बताया है उस तरह जाना, ये अहम आपने बात की। एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम यकीनन मुंतज़िर होंगे कि आप क्या लाइन इसके बाद देना चाहते हैं। बिल्कुल लाज़िम, यकीनन इंतहाई अहम टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इसको आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।